May I come in, sir? यस, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कोड दीजिए, जी सर. प्लीज बी सीटेड। आपको जो कोड दिया गया है उस कोड के अनुसार आप अपने आप को बोर्ड के सामने इंट्रोड्यूस कराइए। सर मैं कोड 1935 हूँ. उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की निवासी हूँ. मेरा स्नातक और परिस्नातक दोनों ही आगरा से, आगरा विश्वविद्यालय से संपन्न हुआ है और तत्पश्चात सर मैं सिविल सेवा की परीक्षा में तैयारी में संलग्न हूँ. जैसा आपने बताया कि आपका कोड 1935 है। 1935 1935 का भारत के इतिहास में क्या प्रासंगिकता है? सर अगर 1935 की बात करें तो आधुनिक भारत में इसकी काफ़ी प्रासंगिकता है. 1935 का भारत शासन अधिनियम इस समय आया था जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया था. साथ ही संघ की भी स्थापना की गई थी. न्यायालय जो संघीय व्यवस्था है उसको भी सर सुनिश्चित किया गया था. आप आगरा में रामबाग से हैं। जी सर. रामबाग का पुराना नाम क्या है और ये किसने बसाया था? सर ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था और इसका सर जो पुराना नाम है वो आराम बाग था, फिर ये राम बाग के नाम से प्रचलित हो गया. आगरा शहर की बुनियादी समस्याएं, आगरा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आगरा एक औद्योगिक शहर भी रहा है। आगरा शहर की और आगरा ज़िले की प्रमुख 5 जो बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या हैं? सर जैसा कि आपने कहा कि वो एक टूरिस्ट के संदर्भ में बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, तो सर मैं जहाँ तक समझती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि वहाँ पे सर जो गाइड्स होते हैं, टूरिस्ट को घुमाने के लिए जो गाइड्स होते हैं सर वो भी इतने प्रशिक्षित नहीं हैं और वो भी सर जो है वो कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़कर टूरिस्टों को बताते हैं जिससे कि सर हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उनका सही ज्ञान नहीं पहुंच पाता है. तो सर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले इस पर फोकस किया जाए, ये मुझे समस्या लगती है. दूसरा सर जैसे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल देखें तो लेदर वर्क सबसे ज़्यादा फेमस है, तो सर अपशिष्ट का सबसे ज़्यादा वहाँ पे अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसकी समस्या है. सर दूसरा महिलाओं की जो शिक्षा है उसको लेकर भी सर कार्य किए जाने चाहिए मुझे लगता है. और सर चौथा जो है वो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर मैं कहना चाहूँगी. और सर जो चौथा है वो क्योंकि सर वहाँ पे जो मजदूर वर्ग है वो बड़ी संख्या में है, तो सर हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफ़ी संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सर मेरा मानना है कि अगर इस संदर्भ में उनको कुछ रोजगार भत्ता या श्रमिकों को संदर्भ में वित्तीय जो सहायता है वो अगर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो पाएगा. आगरा की पहचान ताजमहल से है और भारतीय संदर्भ में कुछ लोग पेठा उद्योग से भी आगरा की पहचान करते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए, ताजमहल और पेठा, और फिर आपसे ये पूछा जाए कि आप आगरा की पहचान बताइए, तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिसके आधार पर आप आगरा को बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं लेदर वर्क पर ही जाऊंगी क्योंकि जो चमड़ा उद्योग है वो काफ़ी विकसित अवस्था में है. अगर कानपुर के बाद देखा जाए तो जो फुटवियर है वो सर बहुत फेमस है आगरा का. और सर दूसरा मैं देखूंगी तो खाद्य के संदर्भ में देखूंगी क्योंकि सर बहुत जैसे आलू हो गया, आलू के कोल्ड स्टोरेज जो हैं वो वहाँ पे बड़ी संख्या में है, तो सर मैं खाद्य और जूता जो उद्योग है उसको. आपने सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है? जी सर. आपने पीजी किया है समाजशास्त्र में। इतिहास विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने के पीछे आपका क्या आधार रहा है? सर पहला तो ये था कि तैयारी के दौरान आने में मेरा थोड़ा सा रुझान जो था वो इतिहास की तरफ हुआ था. और सर दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि सर इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, तीनों ही स्तरों में, प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार का समय हो, तो सर मुझे इसकी थोड़ी सी भूमिका भी ज़्यादा लगी और सर इससे ज़्यादा मुझे रुझान जो था वो तैयारी के दौरान इस विषय की तरफ ज़्यादा बढ़ा था. पूरे भारतीय इतिहास में कोई 3 ऐसी घटनाएं जिन्हें हम निर्णायक मान सकते हैं भारतीय इतिहास के विकास क्रम में, तो ऐसी कौन सी 3 घटनाओं का आप उल्लेख करना चाहेंगे? विकास क्रम में पूरा जो भारतीय इतिहास है, भारत का जो इतिहास रहा है प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का, उसमें ऐसी कोई 3 घटनाएं जिनको हम लैंडमार्क कह सकते हैं, जिसको हम इतिहास का निर्णायक बिंदु कह सकते हैं, ऐसी 3 घटनाओं के रूप में आप किसे उल्लेखित करना चाहेंगे?
सर अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो मगध का उत्कर्ष जो है वो मुझे लगता है। और सर मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो सर जो अकबर के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो। और सर अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं तो सर प्लासी का जो युद्ध है वो मुझे लगता है। हिस्ट्री में ही चल रहा है आपका। ये बताइए, जो गांधी के सपनों का भारत था और जिन्ना ने भी पाकिस्तान की मांग की, दोनों राष्ट्रों के निर्माण के पीछे जो दर्शन रहा है उसमें क्या अंतर रहा है? बेसिकली ऐसा क्या मूलभूत अंतर रहा है जिसके कारण आज़ादी के 25 साल के अंदर ही पाकिस्तान टूट गया, लेकिन भारत अपनी आज़ादी को आज तक संजोए हुए है उसी रूप में? सर गांधी जी का जो स्वप्न था वो भारत को एकीकृत करके रखना था। और मुझे लगता है कि भारत की यही सबसे बड़ी शक्ति भी है, क्योंकि यद्यपि सर भारत में विविधता है, कई धर्मों के लोग हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं उनमें एकीकृत भावना भी है। हमें हर कदम पर नई संस्कृति देखने को मिलती है, चाहे वो सर खान पान में हो, रहन सहन में हो और पहनावे में हो। तो सर मुझे लगता है कि जो हमारी विविधता है, जो संस्कृति है, जो वही सर एकीकरण का सबसे मुझे एक मूल कारण लगता है, जो पाकिस्तान को भारत से अलग बनाता है। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं है सर बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे धर्म की विविधता नहीं है इतनी। वहाँ पे हमें जो मुख्यतः दिखाई देता है वो मुस्लिम धर्म ही दिखाई देता है। में हिंसा और अहिंसा के दर्शन का आपका रूप कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि पाकिस्तान तो लड़के लेंगे पाकिस्तान के आधार पे बना था, लेकिन भारत तो गांधी का हिंसा के दर्शन पे बना था। सर उनका जो वैल्यूज़ थी वो अहिंसा, जैसा कि आपने कहा कि जो अहिंसात्मक उनका जो वैल्यू था वो उस पर फोकस करते थे। लेकिन सर वो अगर हिंसा की बात करें तो वो उसको एट लास्ट पे रखते थे, यानी अंतिम जो है वो अंतिम शस्त्र के रूप अगर में। मुझे कायरता और हिंसा में से किसी को चुनना हुआ तो मैं हिंसा को चुनूंगा। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर कायरता कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो वो बैक स्टेज पर काम करती है। और जो अहिंसा है, हालांकि सर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है वो हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से चुना, क्योंकि पहले उनका जो मूल तत्व था वो अहिंसा ही रहा है। उन्होंने सारी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं सर जो है वो हिंसा को अपने ऊपर आत्मसात किया था। जिन्ना के दर्शन में क्या कमी रहेगी? जो पाकिस्तान वो बनाना चाह रहे थे, जिस सपने का पाकिस्तान था उनके मूलभूत दर्शन में क्या कमी रहेगी कि पाकिस्तान टूट गया? सर जहाँ तक मुझे लगता है एकीकरण की ही थी, लोगों नीतियों की रही कहीं ना कहीं। और सर जो धर्म है वो कहीं ना कहीं हावी रहा। धर्म की भाषा? सर धर्म की अगर भाषा की बात करें तो सर ये एक विश्वास है। बांग्लादेश जो बना था वो धर्म तो दोनों जगह पे सेम था, लेकिन भाषा, यहाँ तो भाषा का विरोध रहा ना, उर्दू थोपने की कोशिश की गई, तो इसी वजह से तो पूर्वी पाकिस्तान में विरोध हुआ। सर पूर्वी पाकिस्तान की अगर स्थापना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सर द्वेष भी था पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उनको लेकर। तो इस परिणाम स्वरूप सर जो है वो बांग्लादेश का कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भारत के कहीं ना कहीं भारत की भी जो भूमिका थी तो उसको स्वतंत्र कराने में रही थी। अच्छा, 1761 फेमस है, किस लिए फेमस है? सर 1761 सर अब 60 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। सर मुझे भी यही। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? यस सर 1761 में हुआ था ना। उसमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि लड़ाई तो मराठा और अफगान के बीच में हुई लेकिन जीत अंग्रेज गए? क्या समझती हैं सर? क्योंकि अंग्रेजों की नीति हमेशा से ही जो है वो भारत को तोड़ने की रही है। तो वो उनका सर उद्देश्य ही यही था कि किसी तरीके से सर जो भारत है उसको कमज़ोर किया जाए, कलह स्थापित की जाए, ताकि सर वो उन अवसरों का फ़ायदा उठा सके। लेकिन उस टाइम तो प्लासी का ही युद्ध हुआ था, जब तक बक्सर का नहीं हुआ तब तक ये आप खुद को स्टेबलाइज भी नहीं कर पाए थे, तो तब तक अंग्रेज़ों की तो बहुत बड़ी भूमिका थी ही नहीं भारत में। मैं ये कह रहा हूँ कि मराठाओं का युद्ध हुआ अफगानों से, लेकिन ये कहा जाता है कि पानीपत में जो एक्चुअल में विजय हुई है किसी की तो वो अंग्रेज़ों की हुई है। वैसे तो अफगान विजयी हुए थे उसमें, लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई? क्योंकि सर जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ कि उस वक्त सर अंग्रेज खुद को इस्टेब्लिश कर रहे थे, खुद के पैर जमा रहे थे, भारत में अवसरों की तलाश कर रहे थे कि उनको एक अवसर मिले और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जो वो भारत में अपना जो साम्राज्य है, जो गतिविधियां हैं उनको सुनिश्चित कर सकें। अच्छा, आपका सोशियोलॉजी आपने पढ़ रखी है,
उसके कुछ टर्म्स मैं बोलता हूँ, बताइए इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक फोमो बोला जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या मिसिंग वोमेन है, मिसिंग टाइम सिंड्रोम है। इन सबको आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, क्या मतलब है इसका? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, संस्कृतिकरण एक शब्द आता है सोशियोलॉजी में, किसने इसकी अवधारणा दी? सर ये MS श्रीनिवासन जी ने दिया था। क्या होता है इसमें? सर इसमें उन्होंने दक्षिण का जो कुर्ग के लोग थे उनके सामाजिक और धार्मिक जो विषय हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए ही इसका पहली बार प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अध्ययन में पाया था कि जो ब्राह्मण जो लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो ब्राह्मणों के बहुत सारी चीज़ों का अनुकरण कर रहे हैं और स्वयं की जो धारणाएं हैं, जो स्वयं के विषय हैं, उनको त्याग रहे हैं। जैसे कि सर मांस या फिर मदिरा, इन सबको छोड़ रहे हैं। तो सर उन्होंने ये डिफरेंस देखा, उन्होंने इस अध्ययन में ये पाया था। कुकिंग आपकी हॉबीज है? तो ऐसा तो नहीं, अगर कोई बॉयज मेल अगर करता है तो लगता है हॉबी है, ऐसा तो कहीं नहीं कि आप करती हुई चली गई बाद में ये आपकी हॉबी बन गई, आदत में आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं? सर, मुझे शुरू से ही शौक है। आप कुकिंग की वो रही है शुरू से? जी सर, मुझे शौक है इस चीज़ का। ठीक, ओके, थैंक यू। अभी टूरिज़्म के बारे में सर से बात हुई है, कि सर ने सवाल भी पूछे। आपको क्या लगता है कि टूरिज़्म को इंडस्ट्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, उससे क्या लाभ? सर क्योंकि भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमने बहुत सारे दौरों को देखा है, चाहे वो प्राचीन भारत का हो, मध्यकालीन भारत में सर बहुत ऐसे जो है वो स्थापत्य के निर्माण में बहुत सारे ऐसे सर निर्माण किए गए हैं। तो भारत में सर न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में, बल्कि आज हम देख पा रहे हैं कि जो आधुनिक दौर की जो इमारतें हैं, वो भी सर कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिए। टूरिज्म को इंडस्ट्री बनाने के नेगेटिव इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बताइए, नेगेटिव। सर अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं तो इसमें मुझे ज़्यादा तो नहीं दिखते हैं, लेकिन सर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें वित्त काफ़ी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है। आप आगरा से हैं, आगरा इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो आपको वहाँ पे टूरिज़्म को एज ए इंडस्ट्री, मतलब ऑफिशियली ना सही लेकिन अनऑफिशियली लोग एज ए उसको इंडस्ट्री बना रखे हैं, तो इसके कुछ ज़रूर आपको नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते होंगे। जी सर। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे वित्त की समस्या इसमें लगती है, क्योंकि सर कई जगह सर जो वित्तीय बोझ है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है जब हम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं। और सर एक ये मुझे ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है, हालांकि सर उसमें सुधार किया जा रहा है, लेकिन कहीं टूरिस्ट प्लेसेस पे सर जो स्वच्छता है उसकी भी मुझे कहीं ना कहीं लगती है, जो कि विदेशी पर्यटकों पर जो है वो नकारात्मक असर डालती है। ओके, आप आगरा में एज ए पोस्टेड होती हैं SDM, तो आप क्या क्या सुधार वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या सुधार लाने की कोशिश करेंगे आप? सर क्योंकि जैसा कि टैगलाइन हमारे भारत में भी है कि अतिथि देवो भव, तो सर मेरा जो सबसे पहले प्रयास रहेगा कि जैसे ही सर विदेशियों का आगमन होगा तो मैं उनके आगमन के दौरान जो सरलीकरण है वो करूंगी, जो यातायात संबंधी सरलीकरण है उसको करूंगी, ताकि सबसे पहले वो जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं उन पर वो अच्छे से पहुंच अभी पाएं। ये फैसिलिटीज़ नहीं है आगरा में? सर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जैसे सर जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी वो प्रोसेस में है, तो जब मेट्रो प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा तो वो जो समस्या है जो टूरिस्टों को पहुंचने में लगती है डेस्टिनेशन तक, तो सर वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका समाधान हो पाएगा। सर और एक स्वच्छता, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि सर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उस डेस्टिनेशन को लेकर। और सर दूसरा मैं प्रयास करूंगी कि जो भी उसमें अगर जो भी ASI डिपार्टमेंट होगा उससे संपर्क साध के, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है या कोई इमारत ऐसी है अगर वो कहीं पे क्षतिग्रस्त होती है या, तो मैं प्रयास करूंगी कि उसका भी रख रखाव भली भांति किया जाए। संवैधानिक रिकग्निशन लेना अपनी ग्रुप की आइडेंटिटी और सेक्ट की जो आइडेंटिटी होती है या कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन लेना ज़रूरी है? सर
पूरी तरीके से तो मैं सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो संस्कृति जो है वो भी उस पर हावी रहती है। अगर हम ट्राइबल एरियाज में देखें तो सर वहाँ का जो रहन सहन है वो ज़्यादातर प्राकृतिक जो संस्कृति है उस पर निर्भर करता है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे सर ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी पहचान उनके रहन सहन या फिर उनके जो सर जैसे वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं उनके लिए ही वो फेमस हैं। उसी की तो लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री हो या फिर हमारा कल्चर हो या फिर हमारी आइडेंटिटी हो, इस पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो क्या ये आपकी नज़र में क्या ये उचित है या फिर इसका कोई और विकल्प है आपकी नज़र में, किसको कैसे इसको? सर इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स चलाए जा रहे हैं जो उनकी जो कल्चर है क्या क्या रिफॉर्म्स जैसे सर जैसे कि हुनर हाट लगाया जाता है। आगरा में भी अभी इसका किया गया था, इसको आयोजित किया गया था। तो उसमें बहुत सारे सर जो ट्राइब्स हैं वो आकर अपने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और सर कई बार ऐसा भी वहाँ पे देखा गया है कि उन प्रोडक्ट्स की वजह से ही सर कहीं ना कहीं उनको ट्राइब्स उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है? सर कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए सर हम उनको सर बहुत सारी उनके रिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे उनका जो खान पान है सर उन एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं उनको, इस तरीके से कैंपेनिंग करा सकते हैं सर। इसके माध्यम से मुझे लगता है कि कुछ किया जा सकता है। ओके फाइन सर। सोशियोलॉजी में कुछ याद है, कुछ बातचीत हम लोग कर सकते हैं? जी सर मैं प्रयास करूँगी। तो पहले समाज की परिभाषा बता दीजिए। सर समाज व्यक्तियों के संगठन का समूह है। नहीं है, समूह नहीं है। सॉरी सर, फिर मैं अभी यही मैरिटल रेप को लेकर के आजकल बहुत चर्चा है। इसके व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में इसका क्या प्रभाव देखती हैं? इसको लेकर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सर भारत में अभी इसको पूरी तरीके से नहीं मान्यता दी गई है इसके विरोध में, हालांकि कई देशों में है ये। लेकिन सर अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाती है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसके संदर्भ में कानून बने। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पारिवारिक जीवन पर? कभी भी किसी को गुस्सा आया, उसने आरोप लगा दिया तो पारिवारिक जीवन तो तहस नहस हो जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं कह सकते कि पारिवारिक जीवन, क्योंकि इसको सबसे बड़ी बात होगी, कानून तो बन जाएगा लेकिन इसको कोर्ट में प्रूव्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में जनरली जहाँ पर महिलाओं की केसेस की बात आती है वहाँ पर महिला को प्रूव्ड नहीं करना होता है, प्रूव्ड करना होता है जिसके ऊपर आरोप लगा होता है कि वो निर्दोष है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे टैकल किया जाए? इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं लगता आपको कि प्रभावित होगी? सर मुझे ऐसा मेरा विश्वास नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था इससे प्रभावित होगी, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के आपस की बात है और उनका अगर विश्वास है किसी मतलब इस संदर्भ में विषय को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि समाज को या फिर परिवार को इससे कोई भी नहीं। तो दो व्यक्ति जहाँ विश्वास के साथ रह रहे हैं उनके अंदर हमेशा ये डर बना रहे कि कहीं कोई व्यक्ति हमारे ऊपर, हमारा जीवन साथी आरोप लगा दे, तो हम डर करके एक दूसरे के साथ कब तक रह सकते हैं? नहीं सर ये भी नहीं मतलब मुझे नहीं लगता है पर्सनली ऐसे, क्योंकि सर जब हम किसी के साथ बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बिलीव्स हैं वो होते हैं। और कई बार सर सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमें आपसी जो समझ है उसको सर्वोपरि रखना चाहिए तब। लेकिन आज के समय में हमें पारिवारिक टकराव देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई टकराव ना होता हो, कभी तनाव ना होता हो। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर तो ये हमें लगता है कि पारिवारिक जीवन थोड़ा सा प्रभावित होगा। सर रोज़मर्रा की टकरावें एक अलग स्थिति होती है, लेकिन जब हम लॉ के स्तर पर जाते हैं तो वो चीज़ें अलग है। तो रोज़मर्रा की टकरावें होना सर सामान्य बात है। अच्छा, गांधी और जिन्ना की बात हो रही थी। गांधी और जिन्ना में 3 समानताएं और 3 अंतर बता दीजिए। सर समानता की अगर बात करें तो अपने अपने स्तर पर उन्होंने अच्छा ही काम किया है। और सर ये कोई समानता थोड़ी हुई अच्छा सर काम अपने किया। अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात, ये तो हवा में बात होगी कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया आदमी थे, उन्होंने अपना देश बनाया, उन्होंने अपना देश बनाया। सर समानता की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जहां जिन्ना थे उन्होंने मुस्लिमों को सपोर्ट किया। वहीं सर जो गांधी जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं सर जो नहीं, गांधी ने नहीं सपोर्ट किया। सॉरी सर मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ। अब की हॉबी कुकिंग है। जी सर।
मैं आपके घर कभी आऊँ तो क्या खिलाइएगा? सर चूँकि मैं आगरा ज़िले से निवासी हूँ, तो मैं वहाँ की स्पेशलिटी ही आपको सबसे पहले सर्व करना चाहूँगी। सर वहाँ पे सुबह नाश्ते में जो है वो बेड़े जो सब्जी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो सर मैं वो सबसे पहले आपको सर्व करना चाहूँगी। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप डिप्टी एसपी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप बहुत ईमानदार हैं, आपके डिपार्टमेंट में बहुत इज्जत है कि मैडम बहुत ईमानदार हैं। आपकी एसपी साहब एक दिन कहीं विजिट पर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ दरोगा और कुछ पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोका। तो उन दरोगा और पुलिस ने एक ब्लेम लगा दिया कि पैसा ऊपर मैडम तक जाता है और मैडम के कहने पर हम लोग वसूली कर रहे हैं, जबकि आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और फिर जो आपकी अपने सीनियर एसपी के नज़र में जो आपका इमेज थी कि आप बहुत ईमानदार हैं, वो पूरी तरह धूमिल हो गई और एक साजिश भी थी, मान लीजिए। अगर ये आपके साथ ऐसा घटनाक्रम होता है तो इसको कैसे टैकल करिएगा? सर इसमें सर्वप्रथम तो मैं जो एसएसपी हैं, मेरे जो उच्च अधिकारी हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगी और सारी जो भी स्थिति है उसको अवगत कराऊंगी उन्हें। और यदि वो फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो मैं उन्हें कहूंगी कि निष्पक्ष जांच की जाए इसकी, और यदि जो भी फिर उसके बाद जो निर्णय होगा वो सर उसके अनुसार वो कार्य करें। और उससे जो आपकी छवि, मान लीजिए आपको बाद में निर्दोष साबित कर दिया जाए, लेकिन जो आपकी छवि धूमिल हो गई डिपार्टमेंट में कि मैडम कहीं ना कहीं लेती होंगी, क्योंकि आम जनता में छवि है कि पुलिस वसूलती है, उसका क्या? सर मुझे नहीं लगता कि इससे ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी सर बाद में निष्पक्ष जांच भी होगी जिसमें मैं नहीं, वो तो मैं कहूँ कि बाद में आप निर्दोष साबित हो जाइएगा, लेकिन उसके दौरान जो र्यूमर फैलेगा, जो न्यूज़ और मीडिया में आपके बारे में चीज़ें आएंगी कि पैसा मैडम तक पहुंचता था, उससे जो आपकी छवि धूमिल हुई, उसका कैसे निपटारा होगा? सर इसके लिए वैसे तो सर मेरा मानना है कि इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। और अगर मेरा इमेज को धूमिल होने वाली बात अगर मीडिया में आएगी तो ये भी मीडिया में आएगा कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन सर अगर इसके अतिरिक्त भी अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं अपने जो भी मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके साथ में सर वार्ता करके इस समस्या को, या जो भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा, तो उसको सर मैं क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू। महिला सशक्तिकरण से क्या आपका आशय है? सर महिला सशक्तिकरण किसी एक दिशा में नहीं है। मैं हर क्षेत्र में, चाहे वो उनकी सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे ही सर जो विविध क्षेत्र हैं उनमें अगर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनकी स्थिति सुधरती है, तो मैं उसको सशक्तिकरण की श्रेणी में रखना चाहूँगी। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं या कोई ऐसे 5 इनिशिएटिव जो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं भारत सरकार के द्वारा, वो आप बता सकती हैं? जी सर एक तो जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री सिलाई मशीन जो वितरण योजना है उसको चलाया गया है, ताकि जो घरेलू महिलाएं हैं वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा सर बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। सर इसके अलावा जो अभी कोविड है उसके टाइम पर पिंक बूथ्स भी जो है वो उनको बनाया गया था, ताकि सुरक्षा पूर्वक और बिना किसी बाधाओं के वैक्सीनेशन हो सके। सर उसके अलावा जो है वो रोज़गार, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या जो बॉयज़ हैं उनको सर वित्तीय जो भत्ता है वो दिया जाता है। बेसिकली जो 9 से 12 तक कक्षा की जो विद्यार्थी हैं उनको दिया जाता है। और सर एक अगर मैं सर अभी मुझे इतनी याद आ रही है। पीएम मिशन गति शक्ति का नाम आपने सुना है? जी सर। क्या है ये? सर इसमें काफ़ी सारे जो मंत्रालय हैं वो एकत्रित होकर कार्य करेंगे और बेसिकली सर जो ट्रांसपोर्ट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको सर इसमें जो है बल प्रदान किया जाएगा। क्या बल प्रदान किया जाएगा? सर जो रोड्स है, क्योंकि सर पहले कोऑर्डिनेशन में अलग अलग मंत्रालयों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था, अब ये एक योजना होगी तो कई सारे जो मंत्रालय हैं वो एक ही जगह आके हम उससे सरलता से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे और जो भी योजनाएं हैं उनका बेहतर से कार्यान्वयन कर सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।